हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो निवेश से जुड़ा हुआ है और कंपनियों से जुड़ा हुआ है। जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को नहीं पता होती है और उनमें आपस में कनेक्शन क्या होता है कि किस प्रकार से स्टॉक बिहेवियर करता है। कौन से स्टॉक हैं जो आप जो है अपने डीमैट अकाउंट में रख लेते हैं, लोग उससे बहुत मोटा मोटा पैसा बना लेते हैं, बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन कर लेते हैं। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं या हम उनको लिंक नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो तो चीज़ें समझते हैं, या जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो सीबी रजिस्टर्ड है, वो पढ़ते रहते हैं। और तो हमारा जो कहने का मतलब रिटेल इन्वेस्टर है वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाता और उन चीज़ों तक पहुँच नहीं होती उसकी। तो ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये चीज़ें तो हैं तो अलग अलग, लेकिन आपस में अगर इनको जोड़ दिया है तो ये करो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएंगी। जब ये करो 11 हो जाएंगी तो क्या होता है, जैसे कोई लकड़ी होती है, अब एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, लेकिन अब वो 4-5 लकड़ी अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वो तोड़ेंगे तो वो टूटेंगी नहीं। तो इसी प्रकार से ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि अगर इनका कॉम्बिनेशन हो जाए, आपस में लिंक एक दूसरे से हो जाता है, तो वो स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। ये समझ लें, वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करके देगा। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। और उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर रहता है, मेरे कहने से कोई स्टॉक बाय और सेल ना करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि किसी दूसरे के कहने से आप किसी स्टॉक को बाय और शेयर ना करें। ये तो कंपनियों में जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन वो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से काम करते हैं, अगर वो आपस में लिंक होती हैं, अगर हम जोड़ लें उनको, तो वो कंपनी और वो चीज़ें हमें एक ही डायरेक्शन दे देती है कि ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, ये स्टॉक आने वाले समय में भविष्य में बहुत सारा पैसा बना के देगा आपको। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और कभी कभी हमें जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं वो हमारी नज़र से छूट जाते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। क्या करते हैं, हम वो एक बार स्टॉक खरीद लिया और डबल हो गया तो हमने बेच दिया उसको, और फिर हम उस स्टॉक की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहता है। तो वो ऐसा ही करता है कि कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीद लिया, अगर वो 200 रुपये हो गया तो उसे बेच के निकल जाएगा, उन्होंने बोल प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं, पैसे डबल हो गए। लेकिन आपको कभी अंदाजा है कि वो स्टॉक 200 रुपये हुआ, वो हो सकता है स्टॉक 1000 रुपये हो जाए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। फोर्स मोटर की बात करें, वो स्टॉक 20,000 तक गया, अभी गिर गया था, बीच में फिर से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं और जिनका स्टॉक कई गुना हो जाता है। जैसे जीना सिको हॉस्पिटल है, और देखिए बहुत कम पे लिस्टेड हुआ था और बहुत बड़ा पैसा बना के दिया। पहले देखो TCS की बात करो, 250 रुपये पे लिस्टेड हुआ था और आज वो 4,000 के लगभग स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन कंपनियों में होते क्या चीज़ें, वो चीज़ें कैसे पता चलती हैं आपको, कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनता है या किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जो आज का जो वीडियो मेरा रहेगा उसका टॉपिक है द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्निंग पावर, द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्निंग पावर एंड पैट ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 3 चीज़ें हैं। अर्निंग पावर जो कॉम्बिनेशन, अर्निंग पावर का मतलब होता है कि जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, मतलब जो कैपेसिटी है। एक चीज़ बता दूं, अर्निंग पावर में मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत जुड़ा, बड़ा तगड़ा जुड़ा रहता है और उसका आउटपुट हमें कहाँ दिखाई देता है। एक बात ध्यान रखना कि अर्निंग पावर एक शब्द है, मैंने आपको बताया है कि अर्निंग पावर क्या होती है, किसी कंपनी की मेन जान होती है। वो कहाँ से आती है, उसका सोर्स कहाँ होता है, वो मैनेजमेंट में होता है। और वो दिखाई कहाँ देता है, वो दिखाई देता है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में। एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि जैसे मैंने बताया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्निंग पावर एंड पैट ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, अर्निंग पावर, पैट और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये तीनों चीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़बरदस्त होता है। इसका एक चीज़ समझ ला दूँ, मैं पहली चीज़ आपको समझा दूँ जो कि आपको बहुत क्लियर कट होना चाहिए। देखिए अर्निंग पावर कहाँ से आती है, ये बात समझ लीजिए। किसी कंपनी में जो पैसा पैदा करने की या मतलब कैश जनरेट की कैपेसिटी कहाँ से जनरेट होती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तब बाकी चीज़ें समझेंगे। देखिए एक चीज़ बता दूँ कि जब किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसका गाइडेंस बढ़िया है और बढ़िया पॉजिटिव गाइडेंस दे रहा है, आने वाले समय में ये करेंगे, जब वो कौन कॉल में बताता है, तो वहाँ से क्या एक अर्निंग पावर का सोर्स जनरेट होता है। वहाँ से क्या होता है, एक वहाँ से ताकत, एक शक्ति उत्पन्न होती है। वहाँ से क्या, एक शक्ति, पॉजिटिव शक्ति उत्पन्न होती है। और वो कहाँ आ जाती है, वो फिर उस कंपनी के उसमें आ जाती है। जब कंपनी को उसमें आ जाती है और जब चीज़ें पता चलती हैं तो वो क्या होता है, वो फिर वो ग्रोथ के रूप में हमें दिखाई देने लगती है। किसमें दिखाई देने लगती है, जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो उसमें ये चीज़ दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, कोई कंपनी मान चलो 10% या 30% से ग्रोथ कर रही है, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या, रेवेन्यू ग्रोथ 20%, और जैसे ही मैनेजमेंट का गाइडेंस आया कि भाई हम मतलब और ज़्यादा 50 या 80% से ग्रोथ करेंगे आने वाले समय में, तो वो शक्ति कहाँ से आएगी, वो उसके प्राइस में आ गई, मतलब उसका प्राइस बढ़ गया, मतलब प्राइस में आ गई, उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई उसका।
मतलब मैंने आपको बताता हूँ कि जो मतलब जो कंपनी का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होता है उनमें वॉल्यूम ग्रोथ होती है, वैल्यू ग्रोथ होती है। तो वो उनमें जब आ जाती है तो वो हमें ग्रोथ में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? ग्रोथ में। तो अर्निंग पावर क्या दिखाती है? किसी कंपनी की जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है उसमें दिखाई देती है, और वो धरातल पे आ जाती है जब उसके रिजल्ट में आ जाती है कि कंपनी ने 80% से या 100% से ग्रोथ किया। उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कितना है भाई? 80% है, 100% है, जैसा भी। जैसे बहुत सारी कंपनियां, जैसे विंटेज कॉफ़ी की बात करें तो विंटेज कॉफ़ी के रिजल्ट आप देखेंगे ज़बरदस्त है। कोपरी ग्लोबल की बात करें तो उसका आप देखेंगे, उसका जो मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो मान चलो 57% है उसका, और टोटल ग्रोथ की अगर बात करें तो 67% है। आप समझ ना मेरी बात को। और आप पैट ग्रोथ की बात करें तो पैट ग्रोथ क्या है? मतलब उसका पैट ग्रोथ क्या है? 143% है। तो यहाँ चीज़ें समझने की कोशिश करिए कि जो मैनेजमेंट की शक्ति है वो कहाँ जाके दिखाई देती है? उसकी जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में आ जाती है। जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में वो आ जाती है तो वो ग्रोथ में दिखाई देती है। जब वो ग्रोथ में दिखाई देती है तो हम सोचते हैं कि भाई कंपनी यहाँ से इतने में आ गई, तो ये क्या है? उस कंपनी की अर्निंग पावर है। क्या है? उस कंपनी की अर्निंग पावर है। अर्निंग पावर में मैनेजमेंट भी है, और जो उसका पूरा बिजनेस का ऑपरेशन जो होता है, जिसमें आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है वो मैनेजमेंट का पार्ट होती है। तो मैनेजमेंट ईमानदार है और इस प्रकार का पॉजिटिव गाइडेंस देता है, तो उसमें एक माहौल, एक ऑरा तैयार होता है जिसे हम शक्ति या पावर जनरेट होती है। और वो पावर कहाँ आके दिखाई देती है? मैंने आपको बताया, वो पावर रेवेन्यू ग्रोथ में दिखाई देती है या पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में आके दिखाई देती है। जब रिजल्ट आते हैं तो कंपनी को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई इस कंपनी ने 100% से ग्रोथ किया है। बात समझ में आ गई? जब कोई कंपनी तेजी के साथ ग्रोथ करती है तो उसमें अर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं दूसरी, और यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, किसी कंपनी में अगर अर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग है तो ध्यान रखना उसके साथ सब कुछ जायज़ है। मतलब अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू अगर हाई है, अगर बुक वैल्यू हाई है और अर्निंग पावर जबरदस्त है, तो उस बुक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। बात समझ लीजिए, वो हाई पी का कोई मतलब नहीं है। बस उसमें कंपनी में क्या अर्निंग पावर होनी चाहिए, उसका पेस ऑफ सेल्स को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर दूसरी तरीके से सोचें, अगर किसी कंपनी में अर्निंग पावर लो है तब बुक वैल्यू और पी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन एक भी बताओ, अगर किसी कंपनी में अर्निंग पावर नहीं है और हाई पी है और हाई बुक वैल्यू है, तो उसका करेंगे क्या आपको? वो तो फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगी, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये बात समझ लीजिए। तो कहने वाला, अर्निंग पावर अगर किसी कंपनी में अर्निंग पावर अगर उसके पास है तो बाकी चीज़ें पी ग्रोथ हो, या कहने का मतलब है आपका जो अगला जो ग्रोथ है, मतलब जो बुक वैल्यू है, उसका भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो ये बात समझ लीजिए, किसी कंपनी का अर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग है, उसका पेस ऑफ सेल्स को बहुत स्ट्रांग है, तो बाकी पी है, बुक वैल्यू, ये सब साइड में हो जाती है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं। अब बात आती है कि जब कंपनी का जब पैड ग्रोथ, जो दूसरी बात करते हैं पैड ग्रोथ की, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी कंपनी का पैड ग्रोथ या नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 2 गुना 3 गुना उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से, तो इसमें क्या मिलता है? कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। क्या मिलता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। अब आप सोचेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर किसी कंपनी को मिलता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण होता है कि कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रहा। ये तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है कॉस्ट कंट्रोल की, मतलब जो ऑपरेटिंग इनका बिजनेस है उसमें कॉस्ट को इन्होंने नियंत्रण किया, मतलब उस पर कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। अगर कॉस्ट बढ़ रही तो वो और रिड्यूस होगी, मतलब जो कैपेक्स करके आपने उस कंपनी का जो एक्सपेंशन किया था जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी थी, अब आपका कैपेक्स पूरा हो चुका है। जब कैपेक्स आपका पूरा हो चुका है तो आपकी जो कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो आपका ग्रोथ तो ज़्यादा आएगा, इससे क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलेगा। और ऑपरेटिंग लेवरेज जब मिलेगा तो क्या होगा? आपका पैड ग्रोथ हाई हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका पैड ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसे कैप्री ग्लोबल की बात करें तो कैप्री ग्लोबल में देखें कि उसका 57%, अगर हम बात करें तो उनका 57% क्या है भाई? नेट इंटरेस्ट इनकम है, और उसका पैड ग्रोथ कितना? 143% है, तो वो 2 गुने से भी ज़्यादा है। जैसे हम बात करें इसकी पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितना है? 18%। उसका पैड ग्रोथ कितना है? 56%। तो उसमें क्या आ गया? ये आ गया नहीं आ गया? तो तो मेरा कहने का मतलब है कि, लेकिन उसका अगर पॉलीकैब की बात करें तो उसका हाई ग्रोथ तो नहीं है। हाई ग्रोथ तो हम कम मानते हैं, जो 50% तो और ज़्यादा तेजी के साथ करें अपने सेक्टर में, अपने पीयर ग्रुप से। ये बात को ध्यान रखें। अर्निंग पावर कहाँ पता चलेगी? जो उसके पीयर ग्रुप है, अगर उसमें अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाईएस्ट रेट से अगर कोई कंपनी ग्रोथ करती है, इसका मतलब उसमें
अर्निंग पावर है, और जब अर्निंग पावर है मैंने आपको बताया तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, उसका पैट ग्रोथ 2 गुना 3 गुना है। तो अब जब किसी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है या पैट बढ़ता है तो उससे क्या ईपीएस बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, एक ईपीएस होता है, एक रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। तो यहाँ पे हमें ईपीएस को साइड कर देना चाहिए, ईपीएस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान किस पे देना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी पे ध्यान देना चाहिए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिे। मतलब अगर इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर FI1 में अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना, मतलब 15% था, और वो अगले क्वार्टर में बढ़ करके क्या है 25% हो जाता है। एक चीज बता दो, रिटर्न ऑन जो इक्विटी होता है वो हर क्वार्टरली बदलता है, ध्यान रखना, जैसे रिजल्ट आते हैं। तो यदि वो 25% तो सो फॉरवर्ड। अब बात आती है कि रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाने में या मॉडिफिकेशन करने में किसकी सबसे बड़े भूमिका होती है, मतलब कहने के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी कौन इंप्रूव कर सकता है, ये बात आपको समझना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी को जो कौन इंप्रूव करता है, वो करता है ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर किसी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ये समझ लीजिए, और उस ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से उस कंपनी का पैट ग्रोथ 2 गुना 3 गुना होता है, किससे, सेल्स के, जो उस कंपनी खुद की सेल है, अगर उसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो उसका पैट ग्रोथ 2 गुना 3 गुना 4 गुना है। तो ये समझ लीजिए कि वो रिटर्न ऑन इक्विटी को के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, मतलब उसको इंप्रूवमेंट कर देगा, और बहुत आगे को, मतलब उसका डायरेक्शन तेजी साथ आगे को बढ़ा देगा। जब आगे को बढ़ा देगा तो क्या होगा, आप समझिए कि मैनेजमेंट जो गाइडेंस है, जो इक्विटी होल्डर है, उसके पैसे पर, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो इक्विटी होल्डर का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है, उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आप समझ लीजिए उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। अगर तो ये चीजें डायरेक्शन पॉजिटिव में चला जाए तो ये समझ लीजिए कि वो स्टॉक पागलों की तरह पैसा बनाएगा, आप ये समझ लीजिए। तो कहने का मतलब हाई ग्रोथ हाई अर्निंग पावर, बात समझ। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब हाई, मतलब 2 गुना 3 गुना पैट ग्रोथ, और जब हाई ऑपरेटिंग लेवरेज होता है तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का जो डायरेक्शन है वो बहुत तेजी के साथ उसमें इंप्रूवमेंट और डायनामिक रूप से चेंज हो जाता है, बात समझ में आ गई। तो पॉजिटिव जो मैनेजमेंट गाइडेंस होता है उसमें इतनी ताकत होती है, आप ये समझ लीजिए। तो मार्केट विल बी रिवार्डेड टू द कंपनी, या स्टॉक को मार्केट फिर क्या करता है, रिवॉर्ड करता है, उसके स्टॉक को मतलब एक खुला आसमान दे देता है, और जो इन्वेस्टर है उनको जबरदस्त पैसा बना के देता है, ये बात समझ लीजिए। तो मेरा कहने का वाला, आज मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो हाई अर्निंग पावर होती है वो कहाँ से आती है, मैनेजमेंट से शुरू होती है, और वो कहाँ रिफ्लेक्स होती है, वो कंपनी की पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में दिखाई देती है। और पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में कैसे दिखाएगी, जो कंपनी है उसके साथ वाली जो पीयर ग्रुप है उससे सबसे ज़्यादा अगर उसकी हाईएस्ट ग्रोथ है तो इसका मतलब उस कंपनी के पास अर्निंग पावर है। और यदि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ये बात समझ लीजिए, तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मिल रहा है तो उसका पैट ग्रोथ ज़्यादा होगा। जब पैट ग्रोथ ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से उसका इम्पैक्ट पैट पे आएगा, और पैट की वजह से क्या, ऑपरेटिंग की वजह से उसका रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब उसमें चेंज हो जाएगा, मतलब इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मतलब अगर 10 है तो 15 हो जाएगा, 15 है तो 20 हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये सारी जगह 3 चीज़ें अगर पॉजिटिव हो जाती हैं किसी स्टॉक में, तो 3 कहाँ 4 हो गई। देखिए आपका सबसे पहले मैनेजमेंट का गाइडेंस हो गया, मैनेजमेंट का गाइडेंस आपका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस्त आ रहा है, या ये समझ लो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाईएस्ट है पीयर ग्रुप में। और फिर उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज जब उसको मिला तो पैट ग्रोथ हाई है उसकी, जब पैट ग्रोथ उसकी हाई है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी और ज़्यादा हाई हो गया, जब रिटर्न ऑन इक्विटी और हाई हो गया तो क्या, फिर तो बहुत पागलों की तरह पैसा बना रहा है। फिर से मैनेजमेंट अगर बात करें तो मैनेजमेंट को और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमने जो रणनीति बनाई थी पिछले क्वार्टर में और उसका रिजल्ट हमारे सामने है, तो मैनेजमेंट को और कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो अपने जब कॉन कॉल करता है क्वार्टरली तो ये समझ लो उसे ऐसा लगता ही नहीं है, जब आप कॉन कॉल को इस प्रकार पढ़ेंगे तो उसे लगेगा दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के लिए दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको जब ये चीज़ें पता चल जाते हैं और इस प्रकार का स्टॉक अगर कहीं मिल जाए आपको तो उसको आप अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, और वो मल्टी बैगर बन सकता है, बहुत सारा पैसा बना के दे सकता है। और फिर इसमें अगर इस प्रकार की कंपनी है तो उसमें आपको पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस और बुक वैल्यू, इन सारी चीज़ों को देखने की आवश्यकता होती ही नहीं है, इनका कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट की रणनीति को डिसाइड नहीं कर सकते।
इन्वेस्टमेंट और मेक यूज टू मनी टू मोर मनी के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आप ऐसी कंपनी मिले तो इन चीज़ों को साइड कर दीजिए, चाहे वो पैक रेशियो क्यों ना हो। तो 3-4 चीज़ों को फिर कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। एक तो आपका बुक वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोई मतलब नहीं रहता, ईपीएस का कोई मतलब नहीं रहता, पैक रेशियो का भी कोई मतलब नहीं रहता। ये बात समझ लीजिए। तो अर्निंग पावर, ऑपरेटिंग लेवरेज, पैट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपस में लिंक हैं चीज़ें। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तीसरा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब फिर इसमें एक्सेलरेटर लागू हो जाता है, मल्टीप्लायर बहुत तेजी के साथ काम करता है और फिर वो कंपनी ऐसे पैसा बनाती है पागलों की तरह कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन इस प्रकार की कंपनी को ट्रैक करने के लिए आपको टाइम लगता है और ढूंढते रहिए उसको, और मतलब क्वार्टर कंपनियों को ट्रैक करते रहिए, जिससे कि आपको इस प्रकार का बिजनेस अगर मिल जाता तो सो फॉर गुड। अगर ऐसा स्टॉक मिल जाए तो मेरे को भी बताना, और मैं भी ढूंढता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ मैं जिनके बारे में जानता हूँ वो इस प्रकार की कंपनियाँ हो सकती हैं। तो मैं यहाँ कंपनियों का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ढूंढें और बढ़िया से करें। और कभी मौका मिले तो मैं देखिए कंपनी को इंडिविजुअली डिस्कस करता हूँ मैं, और मेरे आपको जो वीडियो है उसमें अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसकी सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो उससे अंदाज़ा आपको लग जाना चाहिए कि सर किस प्रकार की कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये अगर आपको पता चल जाए और देख लेते हैं, अगर ये चीज़ देखना है तो ये समझ लिए फिर तो बस जितना मर्जी पैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी बढ़िया काम करती हैं फिर इस प्रकार की कंपनियाँ, और बहुत सारा इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए ज़बरदस्त है फिर वो कंपनी। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आने वाले समय में आपको और बढ़िया वैल्यूबल वीडियो मिलते रहे। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कंपनी मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई कमेंट हो वो भी लिख दीजिए, कुछ सुधार की गुंजाइश हो वो भी लिखो। एक सज्जन का वो आया था रिक्वेस्ट की सर आप पीपीटी के माध्यम से बनाइए। तो देखिए एक चीज़ था, पीपीटी में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, उस पर लैपटॉप पे उसको एडिट करो काफ़ी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग वाला होता है। और दूसरी बात है अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिए आप, एक बार समझ में रोक के देख लीजिए तो चीज़ें समझ आ जाती है। मैं ऐसा कोई इतनी जल्दी तो बोलता नहीं, कभी कभी रिपीट भी करता हूँ चीज़ों को, कंपनी के नाम हो कोई चीज़ हो। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं भी हूँ, मुझे कोई चीज़ बढ़िया लगती है तो मेरे भी साथी हैं कई, तो मुझे कोई वीडियो बढ़िया लगता है, मैं भी सोशल मीडिया पर रहता हूँ, वो बढ़िया मैं देखते रहता हूँ कौन बढ़िया काम कर रहा है, तो मुझे कोई वीडियो बढ़िया लगता है तो मैं अपने साथियों को शेयर करता हूँ भाई। तो हम उससे क्या करते हैं भाई, नई चीज़ें निकल कर आती हैं। जहाँ तक हम जानते हैं अगर कोई व्यक्ति उससे ऊपर की बात बता रहा है तो हम उसको डिस्कस करते हैं भाई ये भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं क्या। तो इससे क्या होता है हम एक वीडियो एक दूसरे को शेयर करते हैं तो हमारा जो कन्विक्शन है वो तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और खुद तक रखते हैं, ऐसा नहीं होता। जो नॉलेज है ना उसको जितना शेयर करेंगे तो उससे क्यों, अगर कुछ कमियां हैं कुछ चीज़ कहीं डाउट है तो उससे और क्लियर हो सकता है कोई चीज़ आपको पकड़ में ना आए। मतलब कोई चीज़ देखिए दो तरह की चीज़ होती है, एक अच्छी होती है खराब। हो सकता है उस वीडियो में अच्छी चीज़ आपको पकड़ में आई, आपके साथी को या आपके मित्र को पकड़ में आ गई, बोली ये चीज़ सर ने बहुत बढ़िया बताई। ऐसा भी हो सकता है मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ उन्होंने कि ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती है, उसको भी आपको पकड़ में नहीं है उसको पकड़ में आ गई। तो चीज़ें क्या होता है इससे आपके जो कन्फ्यूजन होते हैं जो क्लैरिटी होती है, अगर 2 या 3 लोग जब डिस्कस करते हैं किसी चीज़ को तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है और उससे डायरेक्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना देखे आप वीडियो शेयर करिए, नहीं। अगर मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सर का वीडियो अच्छा है और वैल्यू है इसमें और इससे आपका वैल्यूडेशन हो सकता है, मेरे दोस्त का भी हो सकता है और बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं, तो इस मेरा वीडियो को फिर आप दूसरे को भी आप फॉरवर्ड कीजिए, मतलब शेयर कीजिए, जिससे कि जो चीज़ आपको पता है और उसको नहीं पता है। सोशल मीडिया समंदर है, आप यूट्यूब पर जाएंगे दुनिया का समंदर पड़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर भी हैं और सही चीज़ें बहुत कम जगह मिलती हैं, ये बात भी ध्यान रखिए आप कि यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे गूगल पे हर चीज़ सही नहीं होती है। अब इसको खुद ही जज करना पड़ेगा, जब आप मैच करेंगे चीज़ें आप देखेंगे कि क्या रियलिटी है। देखिए रियलिटी तो बहुत जल्दी पता चल जाती है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है आपको, तो वो आपको ज़्यादा देर मूर्ख नहीं बना सकता, वो आज नहीं तो कल चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि कोई चीज़ अगर आप दिल से बता रहे हो और डीपली सोच के बता रहे हो, रिसर्च करके बता रहे हो, तो उसमें जान होती है। कोई एआई से जनरेट करके बता रहा है तो उसका क्या मतलब, वो तो वही चीज़ें ऐसे ही है। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि भाई आप जो वीडियो को शेयर करिए, मतलब जिससे कि आपकी नॉलेज आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस है आप उसमें डिस्कस करके और तेज़ी के साथ बढ़े, एक ऊपर बढ़िया से एक एक्टिव इन्वेस्टर बने आप। और जब 2 लोग या 3 लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो और कॉन्फिडेंस आता है स्टॉक को बाय करने में। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, मैं मेरे कहने से स्टॉक को बाय और सेल ना करें, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं आपसे भी निवेदन करना किसी दूसरे के कहने से स्टॉक को बाय और सेल ना करें, क्योंकि पैसा बहुत वैल्यूबल होता है और इसलिए अपने खुद का कन्वेंशन है तभी काम करें।
तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।